संसद विधायिका। संसद का ऐतिहासिक विकास। भारतीय विधान परिषद या शाही विधान परिषद 1854 से 1920 तक। भारतीय विधान परिषद 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा स्थापित एक सदनीय विधायिका थी। विधानसभा 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत यह द्विसदनीय विधायिका थी। एक तो केंद्रीय विधानसभा जिसमें 140 सदस्य, और दूसरी थी राज्यों की परिषद जिसमें थे 60 सदस्य। 9 फरवरी 1921 को एक नई केंद्रीय विधानसभा का उद्घाटन किया गया। प्रथम व दूसरी विधानसभा अपने 3 वर्ष के कार्यकाल तक अस्तित्व में रही और छठी विधानसभा 1946 से 47 तक वास्तव में भंग नहीं हुई थी, बल्कि छठी जो केंद्रीय विधानसभा थी वो भंग नहीं हुई थी, बल्कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 द्वारा समाप्त हो गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्रीय विधानसभा थी इसमें 140 सदस्य थे और इसका कार्यकाल 3 वर्ष था। पहला और दूसरा विधानसभा ने तो अपना कार्यकाल 3 वर्ष तक पूरा किया था, और जो छठी विधानसभा 1946 थी तो उसको भंग नहीं किया गया था, बल्कि 1947 का अधिनियम 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम था ना, उसकी धारा 8 के द्वारा वो स्वतः समाप्त हो गई थी। और जो दूसरा सदन था राज्यों की परिषद, उसमें 60 सदस्य थे। ये 1921 से लेकर 46 तक अस्तित्व में रही है। अभी 1935 के भारत शासन अधिनियम में राज्य परिषद यानी कि ये जो राज्य परिषद थी इसमें सदस्यों का प्रावधान 260 कर दिया गया था। और संघीय विधानसभा जो निम्न सदन था उसमें 375, मतलब इसमें तो राज्य की परिषद में तो सदस्यों की संख्या 60 से बढ़ाकर 260 का प्रावधान किया गया था, और इसमें जो केंद्रीय विधानसभा थी उसमें 140 से बढ़ाकर 375 का प्रावधान किया गया था, लेकिन यह प्रावधान कभी भी अस्तित्व में नहीं आया। अगला है विधानसभा विधायी। 15 अगस्त 1947 की विधानसभा के 2 सदन स्वतः भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान अनुसार समाप्त हो गए, और 17 नवंबर 1947 को जो विधानसभा विधायी थी उसने अपनी पहली बैठक 24 दिसंबर 1900 तक अस्तित्व में रही। मतलब संविधान सभा विधायी थी, इसका गठन हुआ था 17 नवंबर 1947 को अपनी पहली बैठक हुई, और फिर ये अस्तित्व में रही थी 24 जनवरी 1950 तक रही थी। ये जो संविधान सभा विधायी थी इसने दोहरी भूमिका का निर्वहन किया, मतलब ये संविधान सभा का काम भी करती थी और विधायी का काम भी करते थे। फिर आती है अंतरिम संसद। यह 28 जनवरी 1950 से संविधान सभा विधायी जो संविधान सभा विधायी थी उसको अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जो 1952 के पहले आम चुनाव के बाद दोनों सदनों के विधिवत गठन होने तक जारी रहा। मतलब अंतरिम संसद थी उसको 28 जनवरी 1950 को संविधान सभा विधायी को अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, और ये 1952 के पहले आम चुनाव के बाद जब दोनों सदनों का गठन नहीं हुआ तब तक जारी रही थी। फिर बनी संसद जो भारत का संविधान है उसमें संसद का प्रावधान है भाग 5 में, और भाग 5 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक संसद यानी संघीय विधायिका का वर्णन है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 79 में संसद का गठन संघ की, इसमें लिखा हुआ है कि संघ की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन की बात की गई है और कहा गया है कि जो संघ की संसद होगी वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इन 3 चीज़ों से मिलकर बनेगी। यानी कि संसद के 3 अंग हैं। राष्ट्रपति होता है ना, वो संसद का सदस्य तो नहीं होता और ना ही संसद की बैठकों में भाग लेता है। राष्ट्रपति संसद का सदस्य भी नहीं होता और संसद की बैठकों में भी भाग नहीं लेता, फिर भी वह संसद का अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति होता है वो संसद का सदस्य
नहीं होता और संसद की बैठकों में भी भाग नहीं लेता, लेकिन वो संसद का अंग होता है। क्योंकि कोई भी विधेयक जो दोनों सदनों में पारित हो जाता है वह अधिनियम तभी बनेगा जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेगा। इसका मतलब राष्ट्रपति संसद का अंग है, सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 79 में हमने देखा कि संसद का गठन किस तरह होगा। संसद के 3 अंग होंगे, एक तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद 1973। संसद के कुछ सदस्य अगर निवारक निरोध विधि के अंतर्गत निरोध कैद की वजह से अनुपस्थित हैं तो संसद के गठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद 1973 में कहा गया, अगर संसद के कुछ सदस्य निवारक निरोध के अंतर्गत कैद में हैं या फिर अनुपस्थित हैं तो संसद के गठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1954 में राज्य परिषद और जनता के सदन के स्थान पर क्रमशः, देखो पहले 1954 से पहले राज्यसभा का नाम था वो राज्य परिषद था और लोकसभा का नाम था वो जनता का सदन था। 1954 में बदलकर इनको राज्यसभा और लोकसभा कर दिया गया। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। जो राज्यसभा होती है उसे उच्च सदन कहा जाता है, या दूसरा सदन भी कहा जाता है, बड़ों का सदन कहा जाता है। और लोकसभा को निचला सदन, प्रथम सदन और लोकप्रिय सदन कहा जाता है। राज्यसभा में राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा में संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो राज्यसभा में होते हैं वो बैठते हैं राज्य के प्रतिनिधि, और यूटी होती है ना उनके प्रतिनिधि बैठते हैं। जबकि लोकसभा होती है वो सब भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा हाउस ऑफ पीपुल, पहले जनता का सदन के स्थान पर 14 मई 1954 से लोकसभा शब्द का प्रयोग किया गया, और राज्यसभा 23 अगस्त 1954 से राज्यसभा शब्द का प्रयोग किया गया। मगर मतलब 14 मई 1954 से लोकसभा नाम दिया गया इसको, जनता के सदन को, और राज्य की परिषद को राज्यसभा नाम 23 अगस्त 1954 को दिया गया। संविधान के प्रथम आम चुनाव 26 अक्टूबर से लेके फरवरी 1952 तक हुए थे, और प्रथम निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। मतलब आम चुनाव हुए थे अक्टूबर से लेके फरवरी 1952 तक। प्रथम निर्वाचित संसद थी वो अप्रैल 1954 में अस्तित्व में आई। राज्यसभा के उद्भव के लिए मेंटोग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 को देखा जाता है। जो राज्यसभा का सबसे पहले उद्भव हुआ था वो राज्य की परिषद से हुआ था। जो राज्य की परिषद बनाई गई थी वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के द्वारा बनाई गई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत डी चैम्बर के रूप में राज्य परिषद का गठन हुआ, जो वास्तविक रूप से 1921 में अस्तित्व में आया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय व्यवस्था का गठन हुआ, जिसमें दूसरा सदन था राज्यों का परिषद। ये 1919 के इसका प्रावधान था 1919 के भारत शासन अधिनियम में, लेकिन इसका ये जो वास्तव में इस अस्तित्व में आई थी 1921 में जाके अस्तित्व में आई थी। उन्नीस के प्रथम आम चुनाव तक केंद्रीय विधानमंडल एक सदनीय ही बनी रही। 3 अप्रैल 1952 को राज्य की परिषद का अस्तित्व में गठन हुआ, विधिवत गठन हुआ, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 216 थी। 1947 से लेके 1952 तक विधानमंडल था वो एक सदनीय ही था, मतलब उसमें राज्यसभा नहीं थी। 3 अप्रैल 1952 को राज्य परिषद का विधिवत गठन हुआ, मतलब राज्यसभा का विधिवत गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। इसमें शुरू में सदस्यों की संख्या थी 216, जिनमें से 12 सदस्य तो मनोनीत किए जाने थे राष्ट्रपति के द्वारा और 204 सदस्य निर्वाचित किए जाने थे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 80 में। इस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना या गठन का प्रावधान है। ये राज्यसभा की संरचना किस प्रकार की होगी, ये इसका प्रावधान है अनुच्छेद 80 के अंदर। इसमें जो राज्यसभा है उसमें अधिकतम सदस्य संख्या होंगी 250, जिनमें से 238 तो निर्वाचित होंगे या प्रत्यक्ष रूप से, और 12 सदस्य हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित या नॉमिनेटेड होंगे। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना दी गई है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या होगी जो 552 होगी।
जिनमें 550 तो होंगे निर्वाचित और 2 सदस्य हैं वो एंग्लो इंडियन सदस्य होंगे जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना बताई गई है जिसमें अधिकतम सदस्य संख्या 550 निर्वाचित और 2 एंग्लो इंडियन सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। अनुच्छेद 82 अनुच्छेद 82 में पुनर्सिमन आयोग परिसीमन आयोग का गठन या परिसीमन आयोग का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद चुनाव क्षेत्र का पुनर्सीमायोजन या परिसीमन आयोग का प्रावधान किया गया है। जब भी प्रत्येक जनगणना होगी उसके बाद चुनावी क्षेत्र है उनका पुनर्सीमायोजन किया जाएगा। इसके लिए एक परिसीमन आयोग बनाया जाएगा। यह प्रावधान है अनुच्छेद 82 के अंदर। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र सत्रावसान व विघटन। अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि संसद का सत्र आहूत करना, संसद का सत्र सत्रावसान करना और उसका लोकसभा का विघटन करना, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 85 के अंदर। एक राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वो ठीक समझे अधिवेशित के लिए आहूत कर सकेगा, किंतु उसके लिए एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। अब 85 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो समय और स्थान ठीक समझे संसद के प्रत्येक सदन को आहूत करेगा, मतलब सदन के सत्र को बुलाएगा। लेकिन जो सत्र बुलाएगा उसमें एक सदन के सत्र और अगले सत्र के बीच के जो पहला सत्र था उसकी अंतिम बैठक और जो आगामी सत्र की प्रथम बैठक होगी उनके बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। 85 में 2 में कहा गया है कि 85 2 में कि समय समय पर सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा राष्ट्रपति। 85 2 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान किया जा सकता है। और 85 2 ए में ये कहा गया है कि सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकता है। और 85 2 बी में कहा गया है कि लोकसभा का विघटन कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। लोकसभा राज्यसभा का सत्रावसान किसी भी समय किया जा सकता है, भले ही सभा की बैठक चल रही हो। जब लोकसभा और राज्यसभा है इनका सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा कभी भी किया जा सकता है, चाहे सदन की बैठकें चल रही हो उस समय भी इसका सत्रावसान किया जा सकता है। अनुच्छेद 86 में कहा गया है कि सदन में भाषण का और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार हो। अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति के अधिकार की बात की गई है और कहा गया कि संसद के में अभिभाषण कर सकता है राष्ट्रपति और संसद के में सदनों में संदेश भेज सकता है राष्ट्रपति। यह राष्ट्रपति का अधिकार है। राष्ट्रपति एक सदन में या सदनों के समवेत सदनों में अभिभाषण कर सकता है और किसी लंबित विधेयक या अन्य विषय पर संदेश भी भेज सकता है। जो राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार वह अनुच्छेद 86 में लिखा हुआ है और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति एक सदन या समवेत सदनों में अभिभाषण कर सकता है और किसी लंबित विधेयक या अन्य विषय पर संदेश भेज सकता है। लंबित विधेयक पर संदेश भेज सकता है और अन्य विषयों पर भी राष्ट्रपति संदेश भेज सकता है। संविधान के अनुच्छेद 86(1) में यह बंद किया गया है कि राष्ट्रपति संसद को किसी एक सदन में या समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करने का अधिकार है। संविधान निर्माताओं ने यह प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 20 से लिया है। यद्यपि संविधान के प्रारंभ से लेकर अब तक किसी भी राष्ट्रपति ने इस अनुच्छेद 86(1) के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन या दोनों एक साथ समेत दोनों सदनों में अभिभाषण नहीं किया है। 86(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी एक सदन या समेत दोनों सदनों में अभिभाषण का अधिकार होता है राष्ट्रपति का। और जो संविधान में प्रावधान लिया गया है ना ये अभिभाषण का, एक सदन या समेत दोनों सदनों में अभिभाषण का जो प्रावधान लिया गया है वो लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 20 से।
यद्यपि आज तक कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं है जिसने एक सदन या संसद दोनों सदनों में अभिभाषण किया हो। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 87 के बारे में। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। जो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है ये होता है दो परिस्थितियों में। पहला तो जब आम चुनाव के बाद नव लोकसभा का गठन हो तब दोनों सदनों के समवेत होने पर, और दूसरा है प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में जब दोनों सदन एक साथ समवेत हो। राष्ट्रपति के द्वारा जो विशेष अभिभाषण किया जाता है वो दो स्थिति में किया जाता है। जब पहली लोकसभा जब आम चुनावों के बाद जब नई लोकसभा बनती है तब जो संसद के दोनों सदस्य समवेत होते हैं तब उसमें राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण किया जाता है, विशेष अभिभाषण। और दूसरा जब प्रत्येक वर्ष के पहला सत्र होता है तब दोनों सदस्य एक साथ समवेत होंगे तब भी राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण करेगा। अनुच्छेद 87(1) में उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक है कि वह लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात और प्रत्येक सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान का कारण भी बताएगा। राष्ट्रपति के लिए ज़रूरी है कि जब लोकसभा का निर्वाचन हो उसके पश्चात जब प्रत्येक वर्ष का और एक तो लोकसभा का निर्वाचन हो और जब प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र आरंभ हो, जब दोनों सदन समवेत होते हैं तब राष्ट्रपति के द्वारा संसद में क्या किया जाएगा, अभिभाषण। और अभिभाषण करेगा तब वो बताएगा कि संसद का आह्वान क्यों किया गया, इसके कारणों को भी राष्ट्रपति के द्वारा बताया जाएगा। अनुच्छेद 87(1) में उपबंध के अधीन राष्ट्रपति का अभिभाषण एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों के समक्ष ही हो सकता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि किसी वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में लोकसभा भंग कर दी गई है या भंग है तो राज्यसभा की प्रथम बैठक होगी तो राष्ट्रपति अभिभाषण के बिना भी अपना सत्र कर सकती है। जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बिना भी राज्यसभा अपना सत्र कर सकती है। राज्यसभा का 99वां और 199वां सत्र था 1977 का और 158वां सत्र 1991 में लोकसभा भंग होने के कारण राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण के बिना ही प्रारंभ हुए थे। 86(1) में जो विशेष अभिभाषण का प्रावधान है वो जब भी किया जा सकता है जब दोनों सदनों, अगर मान लो लोकसभा भंग है उस टाइम तो राज्यसभा अपने सत्र का प्रारंभ बिना राष्ट्रपति के अभिभाषण के भी कर सकती है। ऐसा हुआ भी है। जैसे 99वां जो सत्र प्रारंभ हुआ था राज्यसभा का, तब प्रथम वर्ष का पहला सत्र था ना, वर्ष के प्रारंभ का प्रथम सत्र, उसका 99वां जो सत्र था उसमें 1977 में लोकसभा भंग थी और 158वां सत्र था ना 1991 में, उसमें भी लोकसभा भंग थी तो राष्ट्रपति का अभिभाषण नहीं हुआ था। वर्ष का प्रथम सत्र बिना अभिभाषण के ही प्रारंभ हो गया था। अनुच्छेद 88 में बताया गया कि सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादियों के अधिकार। अनुच्छेद 88 में जो सदन के मंत्री होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा के मंत्री और महान्यायवादी के जो अधिकार होते हैं उनके बारे में बताया गया है। संघ का प्रत्येक मंत्री या भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में या सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोलने का, उसकी कार्रवाई में भाग लेने का हकदार होगा। परंतु इस अनुच्छेद के आधार पर यह मत देने का अधिकार नहीं होगा, वोट वही देगा जहाँ का वह सदस्य है। अनुच्छेद 88 में सदनों के मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार दिए गए हैं, राइट्स दिए गए हैं। इसमें कहा गया कि प्रत्येक मंत्री और भारत का महान्यायवादी है ना, उसको यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में या सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है, वहाँ भाषण दे सकता है, अभिभाषण कर सकता है और संसद की जो समितियाँ होती हैं जिनमें उनका नाम सदस्य के रूप में है उनकी कार्यवाही में भाग ले सकता है और वहाँ बोल सकता है, मतलब भाषण दे सकता है। परंतु वह मतदान नहीं कर सकता। मतदान तो वहीं करेगा जहाँ जिस सदन का वह सदस्य है।
अनुच्छेद 100 अनुच्छेद 100 में कहा गया कि सदनों में मतदान रिक्तियाँ होते हुए भी सदनों की कार्रवाई करने की शक्ति और सदनों में गणपूर्ति यानी कोरम। तो अनुच्छेद 100 में कहा गया है कि सदनों में मतदान का प्रावधान है अनुच्छेद 100 में, और अगर सदनों में रिक्तियाँ हैं तो सदनों के कार्य करने की शक्ति और सदनों में गणपूर्ति या कोरम कितना होगा इसका प्रावधान है अनुच्छेद 100 में। कोरम का प्रावधान और सदनों में मतदान और रिक्तियाँ होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 100 के अंदर है। कोरम, मतदान और रिक्तियों में सदनों के कार्य करने की शक्ति, इसका प्रावधान अनुच्छेद 100 के अंदर। अनुच्छेद 105 संसद के सदनों, सदस्यों, समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार। अनुच्छेद 105 में जो विशेषाधिकार दिए गए हुए हैं सदनों के विशेषाधिकार, संसद के सदनों के विशेषाधिकार दिए गए हैं, उसके सदस्यों के विशेषाधिकार दिए गए हैं और उसकी समितियों की शक्तियाँ दी गई हैं। और ये जो विशेषाधिकार हैं वो महान्यायवादी को भी प्राप्त होते हैं। ये विशेषाधिकार जैसे कि संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता, संसद की कार्रवाई के प्रकाशन का अधिकार, 40 दिन तक गिरफ्तार नहीं करना, गिरफ्तारी से छूट केवल सिविल मामलों में। इसमें जो विशेषाधिकार हैं जैसे कि संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता होती है और संसद की कार्यवाही को प्रकाशन का अधिकार होता है और 40 दिन तक सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ये गिरफ्तारी की छूट केवल सिविल मामलों में होती है। विशेषाधिकार हनन या सदन की अवमानना प्रतिबंधित करने का अधिकार। अगर विशेषाधिकारों का हनन किया जाता है या सदनों की अवमानना की जाती है तो संसद के द्वारा किसी को दंडित भी किया जा सकता है। यह अधिकार भी संसद को है। और पीठासीन की अनुमति के बिना संसद परिसर में सदस्य की गिरफ्तारी नहीं। यह विशेषाधिकार ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन से प्रेरित है। जो सदन का पीठासीन अधिकारी होता है उसकी अनुमति के बिना संसद के परिसर के अंदर किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। यह जो अधिकार है ये ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन, मतलब ब्रिटिश का जो ब्रिटिश के जो लोकप्रिय सदन है ना, उससे ये प्रावधान लिया गया है। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। संयुक्त बैठक का प्रावधान, सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है 108 में। जब साधारण विधेयक पर विवाद होता है तो ज्वाइंट सिटिंग होती है, मतलब संयुक्त बैठक होती है। 109 में है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है अनुच्छेद 109 में। और 110 के अंदर धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। जो विधेयक सदनों के द्वारा पास करके राष्ट्रपति के भेजे जाते हैं उसके ऊपर राष्ट्रपति की अनुमति के प्रावधान है अनुच्छेद 111 के अंदर। और 112 में राष्ट्रीय वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट का प्रावधान है 112 के अंदर। जो विनियोग विधेयक होते हैं उनका प्रावधान है 114 के अंदर। विनियोग विधेयक मतलब जो संसद की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद की स्वीकृति के लिए रखा गया विधेयक है। विनियोग विधेयकों का प्रावधान है अनुच्छेद 114 के अंदर। इसमें जो संचित निधि होती है ना, संसद की संचित निधि से धन निकालना हो तो संसद की स्वीकृति के लिए जो ये विधेयक है ना, ये रखा जाता है सदनों के समक्ष, उसे कहते हैं विनियोग विधेयक। 115 में है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान, सप्लीमेंट्री, एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट। अगर अनुपूरक और अतिरिक्त अधिक अनुदान की मांगे रखी जाती हैं, संसद के विधेयक रखा जाता है संसद के समक्ष, तो उसका प्रावधान अनुच्छेद 115 के अंदर। अनुच्छेद 116 इसमें लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान, मतलब लेखानुदान वोट्स ऑफ अकाउंट, प्रत्यानुदान वोट्स ऑफ क्रेडिट और अपवादानुदान एक्सपेक्टेशनल ग्रांट्स के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में उपबंध। जो वित्त विधेयकों के बारे में उपबंध है फाइनेंस बिल के बारे में, वो है 117 के अंदर। 114 के अंदर है विनियोग विधेयक,
115 के और अंदर है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 116 के अंदर है लेख अनुदान, प्रत्यानुदान, अपवाद अनुदान। 117 के अंदर है वित्त विधेयक। अब बात करते हैं अनुच्छेद 120 की, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी और अंग्रेजी में किया जाएगा। जो संसद में कार्य किया जाएगा वो अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए हिंदी और अंग्रेजी में किया जाएगा। पर सभापति व स्पीकर सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति भी दे सकता है। अनुच्छेद 120 में जो संसद में भाषा प्रयोग की जाती है उसका उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी और अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा, लेकिन अगर सभापति या स्पीकर के द्वारा सदस्य को अनुमति दी जाती है तो वह अपनी मातृभाषा में भी बोल सकता है। अनुच्छेद 121, संसद में चर्चा पर रोक। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन हेतु जो आचरण किया जाता है उस विषय पर संसद में केवल तभी चर्चा होगी जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव आए, अन्यथा चर्चा पर रोक है। अनुच्छेद 121 में कहा गया कि जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा अपने कर्तव्यों का मतलब अपने कामों का निर्वहन करने के लिए जो आचरण किया जाता है उस पर चर्चा नहीं होगी। उन पर चर्चा जब ही होगी जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव संसद में लाया जाता है तभी। अनुच्छेद 122, न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 122 में कहा गया है कि न्यायालय होते हैं, उनके द्वारा संसद की जो कार्यवाही होती है उनकी जांच नहीं की जा सकती। साथ ही संसद के पदाधिकारी या सदस्य अपनी सदस्य शक्तियों के प्रयोग में के विषय में किसी भी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होंगे। जो संसद के पदाधिकारी और सदस्य होते हैं वो अपनी संसदीय शक्तियों के प्रयोग के विषय में किसी भी न्यायालय के अधीन नहीं होंगे। अनुच्छेद 379, इस अनुच्छेद में अंतरिम संसद का उल्लेख है। 26 नवंबर 1949 से 13 मई 1952 तक संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। इस दौरान जीवी मावलंकर संसद की अध्यक्षता करते थे और मावलंकर को भारतीय संसद का जनक भी कहा जाता है। जीवी मावलंकर को भारतीय संसद का जनक कहा जाता है। जीवी मावलंकर के द्वारा अंतरिम जो संसद थी उसकी अध्यक्षता की जाती थी और इसका उल्लेख है अंतरिम संसद का 379 के अंदर। संसद भारत में ब्रिटेन की तर्ज पर सरकार या वेस्टमिनिस्टर मॉडल को अपनाया गया है। भारत में जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है सरकार अपनाई गई है वो ब्रिटेन की तर्ज पर अपनाया गया है। वेस्टमिनिस्टर मॉडल भारत संसदीय सरकार या उत्तरदायी सरकार का पर्याय है। वेस्टमिनिस्टर मॉडल का मतलब है संसदीय शासन व्यवस्था। यह संसदीय सरकार या उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है इसको। संसद का गठन किस किस से होगा? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से होगा। ये अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अनुच्छेद 79 के अंदर इसका प्रावधान है। राष्ट्रपति होता है संसद का अंग होता है लेकिन सदस्य नहीं होता है। अभिन्न अंग होता है क्योंकि संसद के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है तथा लोकसभा का विघटन करता है। राष्ट्रपति होता है वो संसद का अंग होता है क्योंकि वह सत्र को बुलाता है, जो आहूत करता है, सत्रावसान करता है संसद का और लोकसभा का विघटन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा संसद में अभिभाषण कर सकता है तथा संदेश दे सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा संसद में अभिभाषण किया जा सकता है और संसद में संदेश भेजा जा सकता है। संसद द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो संसद द्वारा कोई विधेयक पारित किया जाता है तो उसको अनुमति देने का काम भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 552, जिनमें से 550 तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं और 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 से इसे आगे नहीं बढ़ाया है।
जो वास्तविक सदस्य संख्या है, ये तो अधिकतम सदस्य संख्या का प्रावधान है 552 में। जो वास्तविक सदस्य संख्या है वह है इस टाइम 545, इनमें से 543 प्रत्यक्ष निर्वाचित और 2 एंग्लो इंडियनों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है, लेकिन 2019 के बाद इनका मनोनयन नहीं किया जा रहा। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, जो अधिकतम सदस्यों संख्या होगी वो होगी 550, इनमें से 538 अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे और 12 का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में वास्तविक सदस्य संख्या की बात करें तो इनकी सदस्य संख्या 245 है, जिनमें से 233 अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और 12 का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा। जो लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या है वह 545, इनमें से निर्वाचित सदस्य होते हैं 543। इन 543 के अंदर 24 सदस्य होते हैं ना, वो तो आते हैं राज्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, और 19 सदस्य होते हैं वो आते हैं यूटी से। अब इन 524 सदस्यों में से 7 दिल्ली से, 5 जम्मू कश्मीर से और 1 लद्दाख से, दादरा एवं नगर हवेली और अन्य शासित केंद्र शासित प्रदेशों से 4 सदस्य, एक सदस्य आते हैं बाकी के यूटी से। तो जो लोकसभा में सदस्य आते हैं उनकी बात करें तो 524 वर्तमान में राज्यों से आते हैं और 19 यूटी से आते हैं। पहले जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया था तब तक 530 आते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया है तो राज्यों से आएंगे 524 और 19 आएंगे यूटी से, जिनमें सबसे ज़्यादा यूटी से आने वाले में सबसे ज़्यादा बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आते हैं नई दिल्ली से, फिर उसके बाद 5 जम्मू कश्मीर से और बाकी सभी यूटी से एक आते हैं। तो 7 और 5 12 और 1 13। नई दिल्ली से आते हैं 7, मतलब यूनियन टेरिटरी है ना नई दिल्ली, उससे सबसे ज़्यादा आते हैं 7। जम्मू कश्मीर से आते हैं 5 और 1 लद्दाख से 6। तो 7 और 5 12 और 1 13। 2 आते हैं दादरा और नगर हवेली और बाकी सभी यूटी से आते हैं 4, एक मतलब। संघ शासित प्रदेशों में वर्तमान में कुल सदस्य संख्या 19 है, पहले 13 थी, अब दमन दीव और दादरा नगर हवेली इन दोनों से आता है 2 मिला के। ये पूरा एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, इससे 2 सदस्य आते हैं। और जो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य हैं संख्या है वो है 245। इन 245 सदस्यों में से 12 तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कर दिए जाते हैं, तो 233 बचे। अब 233 में से 225 तो राज्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और बाकी के 8 सदस्य होते हैं वो यूनियन टेरिटरी से आते हैं। तो यूनियन टेरिटरी से आने वाले सदस्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा आते हैं जम्मू कश्मीर से 4, नई दिल्ली से आते हैं 3 और पुडुचेरी से आते हैं 1 और बाकी यूटी से सदस्य राज्यसभा में नहीं आते। तो नई दिल्ली से 3, जम्मू कश्मीर से 4 और पुडुचेरी से 1 आता है। तो हो गए टोटल 8। यूटी से आने वाले सदस्य कितने हैं राज्यसभा में? 8 और राज्यों से 233, तो हो गए 200। राज्यों से आते हैं 225, तो हो गए 233 और 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वैसे लोकसभा में बात करें तो 19 यूटी से आएंगे, 524 राज्यों से आएंगे, हो गए कितने 543 और 2 का मनोनयन एंग्लो इंडियनों का प्रावधान किया गया है। एंग्लो इंडियन को प्रावधान राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाएगा इनका। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय सदन होता है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। चूँकि भारत संघीय देश है अतः राज्यसभा का एक
राज्यसभा के द्वारा इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि भारत में संघीय शासन व्यवस्था है ना, इसलिए जो राज्यसभा होती है वो राज्यों और यूटी का प्रतिनिधित्व करती है। यह स्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता, स्थायी होता है। 1954 में पहले राज्यसभा को राज्य परिषद तथा लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। 1954 से पहले राज्यसभा का नाम था राज्य परिषद और लोकसभा का नाम था जनता का सदन। राज्यसभा का गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 को। इसने अपनी पहली बैठक की थी 13 मई को। लोकसभा का गठन किया गया था 17 अप्रैल को और इसने अपनी प्रथम बैठक की थी 13 मई को। तो राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल को और लोकसभा का गठन 17 अप्रैल को। दोनों ने अपनी बैठकें की थी 13 मई 1952 को पहली बैठक की। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होगी। 80(1)(b) के अंदर कहा गया है कि 238 संघ राज्य क्षेत्रों से होंगे जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे, तथा 80(1)(b) में कहा गया 80(1)(a) में कहा गया है कि 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है, जिसमें कहा गया 80(1)(a) में तो कहा गया है कि 12 सदस्यों का निर्वाचन मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, और 80(1)(b) में कहा गया है कि बाकी के 233 सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन यूटी और राज्यों के द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में राज्यसभा की वास्तविक सदस्य संख्या 245 है, जिनमें से 233 अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और 212 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे। अब इन 233 में से 225 तो राज्यों के द्वारा और 8 यूटी के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। और इन 8 में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर से 4, नई दिल्ली से 3 और पुडुचेरी से 1 आता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या समय समय पर बदलती रहती है। वही राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 26 जनवरी 1950 संविधान को लागू होने के उल्लेख से वही है। जो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है ना, वो तो सदस्य समय समय पर बदलती रही है, लेकिन जो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या थी कितनी 250, वो 26 जनवरी 1950 के बाद 250 ही है। राज्यसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय के लिए विशेष आरक्षण का व्यवस्था नहीं है। जो राज्यसभा है उसके अंदर ST, SC, आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तो लोकसभा में तो आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन राज्यसभा के अंदर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। राज्यसभा में राज्यों यूटी के प्रतिनिधि द्वारा भरी जाने वाले स्थानों का आवंटन 34 अनुसूची में वर्णित उपबंधों के अनुसार होगा। अतः किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सीटों का आवंटन 34 अनुसूची में वर्णित है। जो राज्यसभा में है वो राज्यों और यूटी में सीटों का जो आवंटन किया गया है उसका वर्णन किया गया है अनुसूची 4 के अंदर। नाम निर्देशन, नॉमिनेशन, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा 80(3) के अनुसार 1 से 12 सदस्यों का नाम निर्देशन करेगा। 80(3) में कहा गया कि जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करेगा ना, नाम निर्देशन करेगा, वो किन का करेगा, तो इसका उल्लेख 80(3) में है। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित विषयों के उपबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। जो नीचे जो विषय दिए गए हैं उनका विशेष ज्ञान हो या उनका व्यवहारिक अनुभव हो, उन व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशन किया जाएगा। और ये विषय हैं साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। ये 4 विषय दिए गए हैं और राष्ट्रपति इनके अलावा भी नाम निर्देशन कर सकता है। तो 4 विषय कौन कौन से हैं? पहला है साहित्य, दूसरा विज्ञान, तीसरा कला और चौथा समाज सेवा। जो सचिन तेंदुलकर का नाम निर्देशन किया गया है, सचिन तेंदुलकर का जो नाम निर्देशन किया गया है उसके बारे में कुछ बात है। तो 19 दिसंबर 2012 को नई दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका राम गोपाल सिंह सिसोदिया ने बनाम भारत सरकार के एक अन्य क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में सदस्य के रूप में नाम निर्देशित करने को चुनौती दी गई कि सचिन तेंदुलकर का मनोनयन 80(3) के विषय के अंतर्गत नहीं हुआ है। 2012 के अंदर दिल्ली के उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका लगाई गई थी राम गोपाल सिंह सिसोदिया बनाम भारत संघ। इसमें कहा गया है कि जो सचिन तेंदुलकर का नाम निर्देशन किया गया है
राज्यसभा के सदस्य के रूप में, वो 83 के अंदर जो विषय दिए गए हैं उनके अंतर्गत नहीं आता है। माननीय न्यायालय का मत था कि संविधान के अनुच्छेद 3 में ऐसे विषयों के बारे में उपबंध विषयों के संबंध में इन रेस्पेक्ट सच मैटर्स शब्दों का प्रयोग यह प्रदर्शित करता है कि इन शब्दों के पश्चात जो विषय साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उल्लिखित हैं उदाहरण है संपूर्ण नहीं है। याचिका में खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने मत अभिव्यक्ति किया है कि भारतीय संविधान में के निर्माताओं ने राज्यसभा में नाम निर्देशन के सिद्धांत को स्वीकार कर यह सुनिश्चित किया कि राष्ट्र को अपने क्षेत्रों में विशिष्टता प्राप्त देश की प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सेवाएं प्राप्त हो। तो राम गोपाल सिंह सिसोदिया बनाम भारत संघवाद 1952 में दिल्ली के उच्च न्यायालय ने कहा इस बात को चुनौती दी गई थी कि जो सचिन तेंदुलकर का नाम निर्देशन किया गया है वो 83 के अंदर जो विषय दिए गए ना 4 कौन कौन से साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा इनसे नहीं आता है। तो कोर्ट ने कहा कि ये तो सिर्फ ये जो 4 विषय का वर्णन है ये उदाहरण है, इनके अलावा भी नाम निर्देशन किया जा सकता है और नाम निर्देशन उन लोगों का किया जा सकता है जो अपने क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त हो और देश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सेवाएं प्राप्त हो, इसलिए नाम निर्देशन का प्रावधान रखा गया है। अभी तक केंद्रीय मंत्रिपरिषद का कोई नाम निर्देशित सदस्य शामिल नहीं किया गया, जबकि भारतीय संविधान के अधीन ऐसा करने का कोई रोक नहीं है। अभी तक केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो मंत्री बनते हैं ना, उनमें अभी तक कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो मनोनीत हो और उसे मंत्री बनाया गया हो। यद्यपि संसद में व संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि इन्हें नहीं बनाया जा सकता। इन्हें नाम जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। नाम निर्देशित सदस्यों का कार्यकाल भी अन्य सदस्यों की तरह 6 वर्षीय होता है। यदि सेवानिवृत्ति के अलावा अन्य कोई आकस्मिक रिक्ति होती है तो उनकी जगह कोई व्यक्ति नाम निर्देशित होता है तो उसके कार्यकाल की अवधि रिक्त पद होते समय की शेष अवधि मानी जाएगी। जो नाम निर्देशित सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल भी 6 वर्षीय होता है। अगर सेवानिवृत्ति न हो और अन्य कारण से आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो जो नया सदस्य नाम निर्देशित किया जाएगा उसके कार्यकाल की अवधि कितनी होगी, जो शेष अवधि बच रही थी ना वही होगी। राज्यसभा की पहली महिला जिनका नाम निर्देशन किया गया था वो थी रुक्मणी देवी अरुणडेल थी, जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक रहा। पृथ्वीराज कपूर पहले अभिनेता थे जिनका राज्यसभा में नाम निर्देशन किया गया। तो पहली महिला जिसका नाम निर्देशन हुआ था वो तो रुक्मणी देवी अरुणडेल और पहले अभिनेता थे वो थे पृथ्वीराज कपूर जिनका नाम निर्देशन किया गया था। अब देखते हैं कि राज्यसभा में निर्वाचन किस तरह से होता है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति के आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राज्यसभा में सदस्य के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट डालते हैं, मनोनीत नहीं। जो राज्यसभा का निर्वाचन होता है उसमें राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ना निर्वाचित, केवल उन्हीं के द्वारा वोट डाला जाता है और विधानसभा के द्वारा ही इनका निर्वाचन किया जाता है। मनोनीत सदस्य इस वोट देने में भाग नहीं लेते। राज्यसभा में रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग द्वारा सुनाई गई तारीख को अधिसूचना जारी करते हैं। राज्यसभा में सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों की पदावधि समाप्त होने से 3 मास से अधिक समय से पूर्व ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती है। जो निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति को तारीख बताई जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में रिक्तियों को भरने के लिए अधिसूचना जारी की जाती है। और जो अधिसूचना जारी की जाती है वो तब की जाती है जब राज्यसभा के जो सदस्य सेवानिवृत्त होने वाले हैं वो अभी 3 माह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 3 माह से पहले जैसी अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती। तो राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन के लिए जो निर्वाचन होता है उसकी अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाती है
किसके सुझाव से? तो निर्वाचन आयोग के सुझाव से जारी की जाती है। कब की जाती है? जब सेवानिवृत्त सदस्यों की अवधि 3 माह से कम बची हो, मतलब 3 माह से पहले ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती। भारत में कहाँ से कोई भी नागरिक कहीं से कोई भी नागरिक राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, यानी जहाँ से चुनाव लड़ रहा है उस राज्य का निवासी होना ज़रूरी नहीं है। जो राज्यसभा में निर्वाचन होना है तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उस राज्य का वह व्यक्ति निवासी हो, बल्कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य से मनोनीत हो सकता है। राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन 1952 से लेकर 2003 तक गुप्त मतदान द्वारा होता था, न कि खुले मतदान द्वारा। खुले मतदान की प्रक्रिया वर्ष 2003 से लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत अपनाई गई। वर्ष 2006 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुलदीप नैयर मामले में 5 जजों को संवैधानिक पीठ ने इस पक्ष में फैसला भी सुनाया। राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन के लिए मतदान होता है वो 1952 से 2003 तक तो गुप्त मतदान होता था, लेकिन 2003 में लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा कहा गया कि अब यह मतदान होगा वो खुला मतदान होगा, और इसको सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज भी किया गया। इसमें 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने कुलदीप नैयर मामले में 5 सदस्यों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है कि खुला ही मतदान होना चाहिए। राज्यसभा में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि जनसंख्या के आधार पर असमान प्रतिनिधित्व है। राज्यसभा में है जो सभी इकाइयों का समान रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है कि सभी राज्यों से बराबर सदस्य आएंगे, बल्कि जनसंख्या के रूप में जनसंख्या के आधार पर असमान प्रतिनिधित्व है। जिसकी ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ से ज़्यादा सदस्य है, कम जनसंख्या होगी वहाँ से कम सदस्य है। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सदस्य आते हैं, कितने? 31। और संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य आते हैं। इनके अलावा बाकी जो यूटी है उनकी जनसंख्या बहुत कम है, इस कारण उनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं है। और जो राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है यूपी का, 31 सदस्य आते हैं यूपी से। इसके अलावा बात करें तो तमिलनाडु से आते हैं लगभग, महाराष्ट्र से आते हैं 19, तमिलनाडु से आते हैं 18, बिहार से आते हैं 16, और पश्चिम बंगाल से भी 16 आते हैं, राजस्थान से 10 और उड़ीसा भी 10 आते हैं, असम से 7 आते हैं, पंजाब से 7 आते हैं, और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनसे 13 आते हैं। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से 13 आते हैं। राज्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संख्या में मत प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं, जबकि संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि उस रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। अनुच्छेद 80(5) में कहा गया है। अनुच्छेद 80(5) में कहा गया है कि जो राज्यों के द्वारा जो राज्यसभा में सदस्य आएंगे उनका निर्वाचन तो होगा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा, और यूटी से जो सदस्य आएंगे वो उनकी जो रीति होगी, उनको चुनने की जो रीति होगी उसका निर्धारण संसद विधि बनाकर करेगी, और संसद ने विधि बनाकर वही कर रखा है जो राज्य के लिए है। जैसा प्रावधान राज्य के लिए वैसा ही संसद ने यूटी के लिए बना रखा है। एक सदस्य जो पूर्ण कार्यकाल के लिए चुना जाता है, किसी सदस्य की सेवानिवृत्ति के अलावा अन्य किसी रिक्ति को भरने के लिए किए गए चुनाव उपचुनाव कहलाते हैं, जिनका कार्यकाल उस समय शेष कार्यकाल होता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 2003 के द्वारा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 3 में संशोधन करते हुए प्रत्याशी राज्य विशेष का मतदान होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। जनप्रतिनिधि अधिनियम 2003 से पहले, मतलब 2003 से पहले यह प्रावधान था कि जिस विधानसभा से चुना जाना है उस राज्य का निवासी होना ज़रूरी था, लेकिन इस प्रावधान को भी 2003 से ख़त्म कर दिया। जनप्रतिनिधि अधिनियम 2003 में इसके द्वारा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन कर दिया धारा 3 में, और इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। जो राज्यसभा में है सीटों का आवंटन इस प्रकार से है, राज्य को सीटें बांटी गई है वो किस प्रकार से बांटी गई है। तो संविधान की अनुसूची 4 राज्यसभा की सीटों का आवंटन राज्यों व संघ शासित प्रदेशों में किया गया है। इसका आधार जनसंख्या है। सीटों का आवंटन है उसका आधार है जनसंख्या, और ये सीटों का आवंटन दिया गया है अनुसूची 4 के अंदर। राज्यों और यूटी क्षेत्रों में
राज्यों में कितना प्रतिनिधित्व होगा इसका उल्लेख चौथी अनुसूची में है। राज्यों और यूटी का कितना कितना प्रतिनिधित्व होगा इसका उल्लेख एक लिस्ट दी गई है अनुसूची 4 के अंदर। राज्यसभा में केवल राज्यों के प्रतिनिधि नहीं होते अपितु संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी होते हैं। राज्यसभा में ऐसा नहीं है कि केवल राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, उनके अलावा यूटी के प्रतिनिधि भी राज्यसभा में होते हैं। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि की प्रणाली अनुच्छेद 84 में उपबंधित की गई है। वहीं संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की पद्धति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन है। संसद द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अभी तक दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्रों को ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का अधिकार है। 84 में कहा गया है कि राज्यसभा में राज्यों से किस प्रकार से प्रतिनिधित्व किस रीति से चुने जाएंगे, और 84 में कहा गया है कि जो यूटी है वो किस रीति से चुने जाएंगे, उनका प्रावधान उसका निर्धारण संसद करेगी। इसके लिए दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर से ही अभी तक राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, बाकी यूटी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। सदन की अवधि। सदन की अवधि की बात करें तो राज्यसभा में एक स्थायी सदन है जो कभी विघटित या भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रत्येक 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी विघटित नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और प्रत्येक 2 वर्षों में एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और एक तिहाई सदस्य नहीं आते रहते हैं। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 154 के अनुसार किसी भी सदस्य की पदावधि से पूर्व आकस्मिक रिक्ति पर नवीन सदस्य शेष कार्यकाल के लिए बनता है, न कि पूरे 6 वर्ष के लिए। जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में कहा गया है कि जो राज्यसभा में आकस्मिक रिक्ति होगी तब नया सदस्य आएगा, वो शेष कार्यकाल के लिए बनेगा। राज्यसभा में सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हालांकि इस प्रकार का शब्दावली संविधान में उल्लेख नहीं है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। नाम निर्देशित सदस्य का कार्यकाल भी अन्य सदस्यों की तरह 6 वर्ष ही है। अब यदि आकस्मिक रिक्ति होती है तो उसकी जगह यदि कोई व्यक्ति नाम निर्देशित होता है तो उसके कार्यकाल की अवधि रिक्ति पैदा होते समय की शेष अवधि मानी जाएगी, न कि 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों की निवृत्ति का कारण राज्यसभा सदस्यों की पदावधि आदेश 1952 द्वारा शासित होता है। यह आदेश राष्ट्रपति के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 द्वारा बद्ध शक्तियों का प्रयोग से बनाया गया है। राज्यसभा में सदस्यों की निवृत्ति का क्रम मतलब हटाने का क्रम, सदस्यों की पदावधि आदेश। राज्यसभा में सदस्यों की निवृत्ति का क्रम राज्यसभा आदेश 1952 जो बनाया गया है, यह अधिनियम 1952 वाला वो बनाया गया है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया। अनुच्छेद 83 में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा में एक तिहाई सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं। अनुच्छेद 83 की भाषा से स्पष्ट होता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अनुच्छेद 83 में कहा गया है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य अवकाश प्राप्त करेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी और 1954 में राज्यसभा के 1/3 सदस्यों को लॉटरी के द्वारा अवकाश दिया गया। ठीक ही इसी प्रकार 1956 में भी 1/3 सदस्यों को लॉटरी के द्वारा अवकाश दिया गया। लॉटरी व्यवस्था को सलाहकार व्यवस्था भी कहा जाता है। त्यागपत्र, राज्यसभा के सदस्य होते हैं त्यागपत्र देते हैं। राज्यसभा के सदस्य अपने निर्धारित पदावधि से पहले भी राज्यसभा के सभापति को त्यागपत्र देकर सदन की सदस्यता छोड़ सकते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो त्यागपत्र किसको देते हैं? राज्यसभा के सभापति को। शपथ, शपथ का प्रावधान है अनुच्छेद 99 के अंदर। इसके अनुसार राज्यसभा के सभी सदस्यों को शपथ या प्रतिज्ञा राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलवाता है, अपॉइंटेड व्यक्ति। तो अनुच्छेद 99 में राज्यसभा सदस्यों की शपथ का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि राज्यसभा सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा या इसके द्वारा अपॉइंट व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाएगी और शपथ का जो प्रारूप होगा जो अनुसूची 3 के प्रारूप के अनुसार होगा। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों को व्यवहार में राज्यसभा का सभापति शपथ दिलाता है, जबकि मनोनीत सदस्यों को स्वयं राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अगर व्यवहार में बात करें तो जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको तो शपथ राज्यसभा का सभापति को द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति को
अपॉइंट करता है शपथ के लिए, और मनोनीत सदस्य होते हैं उनको स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं उनको शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है।